नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्काई एजुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने जो नगर पालिका एक्ट जो प्रारंभ किया था उसमें हमने जो हमारा पहला जो टॉपिक चल रहा और आज उसकी जो अगली क्लास हम लोग ले रहे हैं उसमें पिछली क्लास में हमने नगर पालिकाओं के लिए क्या व्यवस्थाएं जो की गई है एक्ट से पहले जो नगर पालिका जो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो पार्लियामेंट के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसका संवैधानिक एक बेसिक स्ट्रक्चर जो ढांचा है उसको हम एक हर आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में 74वें संशोधन के द्वारा जो लिखा गया है उसको हम एक एक क्लू को हम समझ रहे हैं। इसके बाद फिर एक्ट जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है उसको हम जानेंगे। तो पहला जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वर्तमान में ये 74वां संशोधन 1992 के द्वारा जो जोड़ा गया था उनको हम बेसिक, क्योंकि देखो इसके बिना आगे जो एक्ट है ना उसको समझना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो आप ये ना सोचें कि डायरेक्ट हमारे एक्ट में ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये इस बात का आप ध्यान रहे कि पहले आपको जब ये संवैधानिक ढांचे का बेसिक जो स्ट्रक्चर अगर आप समझेंगे तो आगे एक्ट समझने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारी एक 74वें संशोधन के अधिनियम 1992 के द्वारा जो व्यवस्था की गई थी उसके बारे में हम एक एक आर्टिकल्स को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। चलिए देखिए, पिछली क्लास के बाद आज हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 243F मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, जैसे वी तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 243। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था ये एक तरीका है, जैसे 243F हो गया, इसको वी है ना, तो उसको ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता रहे कि इसका अंग्रेजी वर्जन ये है हिंदी, लेकिन वैसे ये ब्रैकेट में नहीं है, वैसे ये बिना ब्रैकेट के हैं वी, या तो 243F या वी, दोनों में से कोई भी। देखिए वहां पर क्वालिफिकेशंस नहीं लिखी हुई है, डिसक्वालिफिकेशन लिखी हुई है, निर्हरताएं लिखी हुई है। एक तो ये बात ध्यान रखना, पंचायती राज व्यवस्था के लिए और नगरीय स्वशासन इन दोनों के लिए डिसक्वालिफिकेशन लिखी गई है, यानी अयोग्यताओं के बारे में लिखा हुआ, योग्यताओं के बारे में नहीं लिखा हुआ। पहली बात तो ये क्या लिखा हुआ, दो ही बातें लिखी हुई है उसमें कि 21 साल से कम आयु, 74वें संशोधन में क्या लिखा कि 21 साल से कम आयु का व्यक्ति अगर है तो वो नगरीय स्वशासन की संस्थाओं के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित होगा अगर 21 साल से कम आयु का व्यक्ति है। पहली बात तो ये। दूसरा, अन्य अगर किसी प्रकार की अयोग्यताएं हैं तो संबंधित राज्य का राज्य विधानमंडल क्या करेगा, निर्धारित करेगा। तो जैसे राजस्थान के विधानमंडल ने निर्धारित कर दिया कि 27 नवंबर 1995 के पश्चात अगर 2 से अधिक संतान है तो वो पंचायती राज के अलावा जो नगरीय स्वशासन भी है उसका चुनाव लड़ने के लिए क्या होगा, अयोग्य होगा। तो देख लीजिए, अयोग्यता के आधार पहला क्या है, कोई व्यक्ति नगर पालिका का सदस्य चुने जाने हेतु निर्हर यानी डिसक्वालिफाइड होगा यदि वह राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन हेतु प्रवर्तित विधि द्वारा अयोग्य। एक तो जो आयु वाला तो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अलावा अगर क्या लिखा कि राज्य विधान मंडल निर्वाचन हेतु अगर कोई प्रावधान कर देता है, राज्य विधान मंडल अगर कोई प्रावधान कर देता है निर्वाचन के लिए, अयोग्यता के लिए, तो उसके लिए व्यवस्था है। और इसके देखिए क्या है कि कोई व्यक्ति, इसका अपवाद क्या है कि कोई व्यक्ति केवल इस आधार पर निर्भर नहीं होगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है। अपवाद का मतलब यह है कि जब वहां पर योग्यता लिखी हुई नहीं है फिर भी अनुच्छेद 25 के अंदर ये लिखा हुआ कि 25 वाला तो योग्य होगा, तो एक अपवाद माना जाता है इसका। लेकिन बेसिकली यह लिखा यदि उसने 21 वर्ष से आयु प्राप्त कर ली हो, यानी अगर 21 वर्ष से आयु प्राप्त कर ली है तो वो होगा योग्य, और अगर नहीं की है तो वो क्या होगा, अयोग्य होगा। लेकिन यहां पर यह भी लिखा हुआ वहां एक्ट में कि 25 वर्ष से आयु का कम वाला व्यक्ति निर्हर्त नहीं माना जाएगा। यानी 25 साल क्यों लिखा, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं सर 21 साल की बात है तो 25 क्यों लिखा। देखिए इसका मतलब यहां पर यह है कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, विधानसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ तो 25, लेकिन यहाँ 21 ही लिखी हुई, इसलिए 25 से कम है तो वो निर्हर्त नहीं होगा, डिसक्वालिफाइड नहीं होगा। लेकिन 21 या 21 से ज्यादा है तो योग्य होगा, 21 से कम है तो वो क्या होगा, निर्हर्त होगा यानी अयोग्य होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे क्या लिखा, एक तो आयु वाली बात लिखी हुई, तो देखो हमने इसलिए ग्राफिक्स की कि 21 साल से अगर अंडर यानी 21 से अगर नीचे हैं तो वो क्या होगा, अयोग्य होगा, और अगर 21 से ऊपर है तो वो क्या होगा, योग्य होगा। तो ग्राफिक्स से हमने समझाने का आपको प्रयास किया है।
अन्य विधि यदि वह राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि के अधीन अयोग्य घोषित किया जाता है। राज्य विधान मंडल द्वारा अगर कोई विधि बनाई गई है और कोई विधि, तो दो ही चीजें लिखी हुई, आपसे सीधा सीधा सवाल पूछे कि संविधान में 243F में कितनी निर्हरताओं का उल्लेख है, तो उत्तर बताना है दो ही पॉइंट लिखे हुए हैं। एक तो आयु वाला, 21 से कम आयु वाला व्यक्ति अयोग्य होगा, और दूसरा यदि राज्य विधानमंडल विधि बना दे तो वो अयोग्य के लिए, अयोग्यता के लिए, तो वो बात वहां लिखी हुई है। अब दो ही लिखी हुई है, राज्य विधानमंडल बना सकता है, ठीक है ना, तो राज्य विधानमंडल ने बना दिया, क्या राजस्थान ने बनाया, तो ये राजस्थान विधानसभा का कानून है, संविधान में लिखा हुआ नहीं है। क्या है कि 27 नवंबर 1995 के पश्चात अगर 2 से अधिक संतान है तो वो चुनाव लड़ने के लिए निर्हर्त होगा, यानी अयोग्य होगा। 27 नवंबर 1995 के पश्चात, है ना, 2 से अधिक संतान, 2 से अधिक संतान, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि पहली संतान अगर जुड़वा हो गई तो 2 में ही काउंट होगा। पहली संतान 1 है और दूसरी संतान अगर जुड़वा हो गई तो उसको भी एक ही काउंट माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, पहली बात तो विशेष करके। तो 27 नवंबर 1995 के पश्चात लिखा 2 से अधिक संतान अगर है तो भी अयोग्य। ये राजस्थान विधानसभा ने कानून बनाया है, ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है। दो ही बातें कॉन्स्टिट्यूशन में, 1 और 2, ये दो ही बातें वहां पर लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए नगर पालिकाओं की, अब 243 यानी W, ये हम ऐसे कर सकते हैं ब और यानी W। नगर पालिकाओं की पावर्स, प्राधिकार, क्या क्या अथॉरिटी है और उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व, उनके बारे में हमें जानना है। तो देखिए विधानमंडल इनके लिए क्या बना सकता है, विधि बना सकता है। कौन? राज्य विधान मंडल। किन के लिए बना सकता है? नगर पालिकाओं के लिए। और नगर पालिकाओं के लिए बनाएगा तो नगर पालिकाएं विधि बनाएगी, तो नगर पालिका विधि के अनुसार ही नगर पालिकाएं क्या करेगी, प्लान्स करेगी, यानी क्या बनाएगी, योजनाएं बनाएगी। और उसी हिसाब से नगर पालिका योजना का बनकर उनका इम्प्लीमेंट करेगी, इम्प्लीमेंशन करेगी, यानी क्रियान्वयन करेगी। तो नगर पालिका के लिए नगर पालिका कोई भी क्रियान्वयन, कोई भी योजना प्लान बना सकती है, उसका इम्प्लीमेंट कर सकती है, लेकिन वो तभी करेगी जब राज्य विधानमंडल उनको विधि बनाकर पावर देगी, तो ही कर सकती। डायरेक्ट नगर पालिका को ये करने की पावर नहीं रहेगी। तो बहुत ही आसान सा है, कोई भी नगर पालिका अपने नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी प्लान बना सकती है, उसका योजना का क्रियान्वयन कर सकती है। वो तभी करेगी जब विधि कौन बनाकर देगा, बताओ, राज्य विधान मंडल देगा। तो शक्तियों का स्रोत क्या? संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं को शक्तियां व प्राधिकार प्रदान कर सकता है। तो कौन प्रदान करेगा, बताओ? राज्य का विधानमंडल। किसके द्वारा, बताओ? विधि द्वारा। अब देखो क्या क्या प्रमुख कार्य हैं। देखिए पहला, जैसे योजना में हम देखते हैं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए योजनाएं तैयार करना। तो नगर पालिकाएं क्या करेगी? नगर पालिका का मतलब फिर वही बात है, नगर पालिका एक्ट का नाम है, इसमें 3 चीजें हो गई। जिस शहर की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है वहां नगर निगम बनेगा, मैं तीनों स्तरों की बात कर रहा हूँ। और जहां 1 लाख से 5 लाख तक जनसंख्या वहां नगर परिषद बनेगी, जहां 20,000 से 1 लाख जनसंख्या वहां नगर पालिका बोर्ड बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि योजना जो है, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास जो है, इनके लिए योजनाएं क्या करना, तैयार करना। तो जो हमारा नगर पालिका मतलब ये तीनों जो बोर्ड हैं, उनके लिए प्लानिंग्स बनाना, योजनाएं तैयार करना, डेवलपमेंट, सामाजिक न्याय कैसे किया जाए, सामाजिक न्याय के लिए गरीबों के लिए कुछ स्कीम, खाने के लिए कोई योजना, ठीक है ना, उनके रहने के लिए, मकान बनाने के लिए कोई योजना तैयार करना, उसका क्रियान्वयन करना। नगर पालिका के पास टैक्स लगाने की पावर है, विधानमंडल उनको पावर देती है, फिर राज्य सरकार उनको अनुदान देती है, तो उनके पास जो पैसा होता है उस बजट के फंड के माध्यम से वो इस प्रकार की प्लानिंग कर सकती है। साथ ही साथ आर्थिक विकास का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आर्थिक जो डेवलपमेंट है उसमें लोगों के लिए
जैसे घर बना के दे दिया, तो घर बना कर देना, सामाजिक न्याय मतलब सभी समाजों का ध्यान रखना, और उनके लिए इकोनॉमी रूप से उनके रहने के लिए क्या कर दी, व्यवस्था कर दी। तो आर्थिक प्लान करना, रोड मैप बनाना, उनके लिए लाइटें लगाना, उनके लिए नाली की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, कचरा सड़कों पर नहीं फैले उसके लिए कचरे के लिए व्यवस्था करना, डस्टबिन बनाना। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ऐसी योजनाएं तैयार करना नगर पालिका का काम है। क्रियान्वयन का मतलब है सौंपे गए कृत्यों, कृत्यों मतलब कार्यों, कृत्यों का मतलब क्या है यहाँ पर, कार्यों, ठीक है ना। तो सौंपे गए कृत्यों का पालन करना तथा सभी स्कीमों को लागू करना। तो नगर पालिका को जो भी कार्य सौंपे गए हैं राज्य विधानमंडल विधि बनाकर उन सभी कार्यों को करना, और जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें होती हैं उन सभी स्कीमों को जो नगर पालिका क्षेत्र में जो स्कीम आ रही है उनको क्या करना, लागू करना। तो लिखा ना कि शक्तियाँ, तो ये शक्तियाँ तभी है कि उनको विधि बनाकर पावर दी गई है प्लान बनाने के लिए। समितियाँ, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा समितियों को भी शक्तियां प्राधिकार उत्तर। समितियां मतलब होता है कि कुछ ऐसी 243 जो एस है, एस 243 एस जो आर्टिकल है उसके तहत कुछ समितियां बनाई जा सकती है नगर पालिका क्षेत्र में, जो सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए क्या करेगी, कार्य करेगी। तो उन समितियों को भी विधानमंडल ऐसी पावर दे सकता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा है। विधानमंडल विधि बनाएगा, नगरपालिका को पावर देगा, नगरपालिका योजना बनाएगी और उसका क्या करेगी, क्रियान्वयन करेगी। ऐसा लिखा हुआ है 243 ब यानी डब्ल्यू में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए टैक्स की बात करते हैं। कर अधिरोपित यानी 243 भ, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 243 भ यानी एक्स। ठीक है, अब देखिए कर अधिरोपित करने की शक्ति और निधियां यानी फंड्स कैसे हैं। तो देखिए टैक्स वसूलने की पावर, देखिए पहली बात कि कानून बनाकर विधि वसूली का अधिकार। नगर पालिका को कर, शुल्क, पथकर यानी टोल टैक्स और फीस उद्गृहित, उद्गृहित यानी लेने का, उद्गृहित का मतलब होता है कि उद्गृहित मतलब लगाना, माफ करना, लगाना, उद्गृहित का मतलब हो गया लगाना, लगाना। इन शब्दों को देखो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये टेक्निकल वर्ड है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेंगे, है ना। जैसे संग्रहित का मतलब है कलेक्ट करना, जैसे यहाँ लिखा हुआ कि टैक्स को लगाया और उसको क्या करना, कलेक्ट करना। विनियोजित का मतलब है वापस पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करना, कि जो पैसा आया और उस पैसे को पब्लिक में योजनाएं बनाकर वापस क्या कर देना, बांट देना। तो टैक्स लगाना, फिर उसको वसूलना, लगाने को उद्गृहित कहते हैं, वसूलने को संग्रहित कहते हैं, वापस पब्लिक के लिए ही उस योजनाओं के अंदर उस पैसे को बांट देना, उसको कहते हैं विनियोजित करना। क्या कहते हैं, विनियोजित करना। तो तीन शब्द जो है आपको ध्यान रखना। अब देखिए चार शब्द आपके सामने आया, एक आया यहाँ पर कर, एक आया यहाँ पर शुल्क, एक आया यहाँ पर पथकर और दूसरा अगला आया फीस। इन चार को टैक्स आप जानते हैं, नगरपालिका को टैक्स लगाने का अधिकार है। जैसे घरों पर हम रहते हैं तो नगरपालिका क्षेत्र में जहां नगर निगम बना हुआ है, चाहे नगर परिषद बना हुआ है, चाहे नगरपालिका बोर्ड बना हुआ, तो उन्हें टैक्स लगाने की पावर है। शुल्क का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल शुल्क और फीस, इन दोनों में अंतर। शुल्क जो होता है किसी मुद्दे पर स्थायी रूप से लगता है, फीस इनमें कोई माइनर डिफरेंस होता है शुल्क और फीस के अंदर, कि फीसें होती है वो निश्चित नहीं होती है, जबकि शुल्क क्या होता है किसी एक चीज़, कुछ आइटम्स होते हैं उन पर, जैसे मेला है, अब जैसे मेले के अंदर कोई दुकान लग रही है तो वहाँ पर क्या लग रहा है, शुल्क लग रहा है कि 100 रुपये सबको रसीद काटनी पड़ेगी, एक फिक्स कर दिया। जबकि फीसें ऐसी नहीं होती, फीसों में जैसा काम होता है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी फीस रखी जाती है। ठीक है ना, तो ये भी एक वसूलने का एक उनका तरीका होता है। टोल का मतलब जानते हो कि नगर पालिका में से, जैसे मान लो कोई नगर पालिका क्षेत्र है जहाँ नगर निगम है चाहे नगर परिषद है, ठीक है ना, तो वहाँ पर कोई धार्मिक पर्यटन स्थल जैसे अजमेर के पास पुष्कर है, तो वहाँ जैसे आप जाओगे तो नगर पालिका के बैरिकेड लग जाएंगे, आपसे वहाँ पर टैक्स वसूलेंगे कि साहब यहाँ पर आप टोल टैक्स देंगे, कि अंदर घुसने का आपको पैसा देना पड़ेगा, 20 रुपये 50 रुपये जो भी तय किया जाता है। इसको कहते हैं पथकर। क्या कहते हैं, पथकर कहा जाता है। तो नगर पालिका टोल भी वसूल कर सकती है, अगर वहाँ उस रोड से अगर आप गुजर रहे हो तो वहाँ पर आपको पैसा देना पड़ेगा। तो कर, शुल्क, पथकर और फीस ये सब लगाना, इनको कलेक्ट करना और फिर वापस उसी पैसे को विकास के लिए लगाना, विनियोजित करने का प्राधिकृत करना, ये सब नगर पालिका क्षेत्र में आता है।
तो ये 243 भ के तहत हमने क्या क्या करके 4 तरीकों में इसको बांटा है। एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, कर का समनुदेशन, यानी इसका मतलब है कि राज्य सरकार द्वारा वसूले गए कर, शुल्क और फीस नगर पालिकाओं को सौंपना। समनुदेशन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पैसा होता है वो नगर पालिकाओं को जो बांटती है उसको कहा जाता है समनुदेशन। क्या कहते हैं? समनुदेशन। की राज्य सरकार, देखिए ये तो हमने कहा कि नगर पालिका टैक्स लगाती है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ कि राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट भी तो टैक्स लगाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी टैक्स लगाया, टैक्स के माध्यम से जो भी सरकार का पैसा प्राप्त हुआ, तो सरकार भी तो वापस विकास के लिए तो पैसा बांटेगी। जब सरकार वापस कर, शुल्क, फीस नगर पालिकाओं को वापस सौंप देती है कि ठीक है कि ये जो पैसा हमारे पास आया हमने आपको दे दिया, या राज्य सरकार की खुद की पावर है वो नगर पालिकाओं को दे दी कि आप उसको क्या कर सकते हो, पैसे को वसूल सकते हो। तो राज्य सरकार नगर पालिका को ऑथोराइज्ड कर सकती है कि आप इस पैसे को वसूल सकते हो, भले वो क्राइटेरिया स्टेट गवर्नमेंट का आ रहा है, लेकिन पावर है कि नगर पालिका को बोल देंगे ये तो नगर पालिका का क्राइटेरिया है, लेकिन यहां राज्य सरकार का क्राइटेरिया, लेकिन फिर भी राज्य सरकार पावर दे सकती है। राज्य सरकार ने अगर वसूल भी किया है तो वो नगर पालिकाओं को ही वापस क्या कर देती है, सौंप देती है। एक तो ये हो गया, ठीक है ना। और ताकि नगर पालिका के पास पैसा होगा तभी तो वो विकास करा पाएगी। तो वापस वसूले गए कर, कोई टैक्स जो भी सरकार ने वसूला उसी को ही वापस क्या कर देना, नगर पालिकाओं को सौंप देना ताकि विकास हो सके। अनुदान यानी ग्रांट, देखिए राज्य में 3 निधियां होती है। एक संचित निधि होती है जो अनुच्छेद 266(2) के तहत होती है, राज्य की संचित निधि। एक होती है राज्य की लोकलेखा निधि और एक होती है राज्य की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267(2) के तहत। देखिए आकस्मिक निधि तो राज्यपाल के कंट्रोल में होती है, ताकि अचानक कोई घटना होने पर उसमें एक फिक्स अमाउंट पड़ा रहता है, उसमें अचानक कोई, जैसे कोरोना आ गया, बाढ़ आ गई, कोई युद्ध हो गया, अचानक कोई गड़बड़ हो जाती है तो व्यवस्था ना बिगड़े इसलिए उसमें से पैसा निकाला जाता है राज्यपाल की अनुमति से। दूसरा, लोक लेखा निधि में जो हमारे सरकार के कर्मचारी होते हैं उनका पैसा पब्लिक पीएफ का यानी पब्लिक फंड का उसमें जमा रहता है तो उसके अंदर पड़ा रहता है। और तीसरा जो संचित निधि होती है, जितना भी सरकार का आय व्यय जो भी खर्चा, जैसे आय जितनी भी हुई, क्या सरकार ने कोई भी लोन लिया है, टैक्स लिया है और टैक्स वसूल किया है, जितना भी सरकार की इनकम होती है वो राज्य की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड में क्या होती है, जमा होती है। वहां सरकार वहां उसमें से पैसा क्या देती है, वापस क्या करती है, प्रदान, अनुदान के रूप में, कि सरकार के पास अरबों रुपए संचित निधि में टैक्स के माध्यम से, लोन के माध्यम से वह सरकार वापस विकास के लिए जो पैसा बांटती है, तो अनुदान के रूप में राज्य सरकार इनको क्या प्रदान करती है, पैसा भी प्रदान करती है। देखिए ये है नगर पालिका को निधियों में से पैसा, टैक्स लगाकर पैसा प्राप्त करना, और जो गवर्नमेंट के फंड्स हैं, निधि यानी फंड्स जो अकाउंट से, उनमें से कैसे पैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनका प्राप्त करने का तरीका है। निधि का गठन यानी कुछ, अब ये तो है राज्य सरकार की निधि, कौन सी निधि, संचित निधि। ठीक उसी प्रकार से निधि का गठन मतलब कि नगर पालिका को खुद को कोई निधि, कोई फंड जो है, वो अकाउंट है, वो बनाने का अधिकार है। धन जमा करने और निकालने के लिए नगर पालिका निधियों का भी गठन करना। तो राज्य विधानमंडल कानून बनाकर पावर दे सकती है कि नगर पालिका खुद अपनी एक निधि बना सकती है, जैसे संचित निधि होती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की होगी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, इसलिए नगर पालिका की भी खुद की निधि हो सकती है, जिसमें ये जो पैसा वसूल करेंगे वो इस निधि में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ताकि बाद में फिर विकास के लिए एक प्लानिंग करके, योजना करके उस पैसे को नगर पालिका क्षेत्र में वापस खर्च किया जा सके। तो वसूली का अधिकार, कर, समनुदेशन, अनुदान और निधि का गठन, ये जो हमने चीजें पढ़ी प्यारे विद्यार्थियों, ये 243 भ यानी 243 एक्स में इसका क्या है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है 243 जो वाई है और 243 आई है। ठीक है ना। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग, देखिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग बनेगा 74वें संशोधन के अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई। देखिए इनका क्या मतलब है, 243 आई और 243 वाई। पंचायतों के लिए, पंचायतों के लिए ठीक उसी प्रकार से 243
वाई नगर पालिकाओं के लिए। नगर पालिकाओं के लिए, ठीक है। तो 243 आई और 243 वाई। तो राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करेगा। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है ना। प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का क्या करेगा? गठन करेगा, हर 5 साल में। पर वित्त आयोग का गठन करने वाला वो 5 साल तक नहीं चलेगा। उसकी अवधि जो है उस राज्यपाल के ऑर्डर में लिखी हुई आएगी कि ये वित्त आयोग 1 साल काम करेगा, 2 साल काम करेगा। जैसे मान लो 1.5 साल की अवधि लिखी हुई आ गई, उस 1.5 साल में वो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप देगा, और जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर ही पूरे 5 साल के लिए जो वित्त आयोग का गठन हो, पूरे 5 साल उसमें राज्य सरकार के पास जो संचित निधि में पैसा आता, भी पिछले आर्टिकल में हमने पढ़ा, वो पैसा उसी हिसाब से टैक्स जो सरकार का इकट्ठा वो वापस उसी के अंदर नियम से बांटा जाएगा। तो देखो 243 आई और 243 वाई। देखिए, जिसमें मैं राजस्थान की बात करूं तो वर्ष 1995 में पहली बार वित्त आयोग का गठन हुआ। 95 में 5 साल तक रिपोर्ट बनी, 2000, तीसरा 2005, चौथा 2010, पांचवा 2015, छठा 2020 और सातवां 2025 में बनना चाहिए, और 2025। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ये इस प्रकार से 7 वित्त आयोग का राजस्थान में क्या हुआ? गठन। हर 5 साल में गठन करेगा राज्यपाल, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब वो वित्त आयोग पूरे 5 साल नहीं चलता, उसकी अवधि, जैसे मान लीजिए मुझे वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया, अब मुझे बोला 95 से 2000 तक का आपको रिपोर्ट बना के देनी, तो मैं रिपोर्ट 1 साल में बना के दे दूंगा। अब उसके हिसाब से सरकार जो रिपोर्ट दी उसके हिसाब से ही नगर पालिकाओं को क्या बांटती जाएगी? प्रत्येक वर्ष पैसा बांटती जाएगी। मैं पूरे 5 साल की रिपोर्ट बनाकर सौंप दूंगा। तो देखो, वित्त आयोग होगा एक ही, लेकिन वो 243 आई के तहत सिफारिश करेगा पंचायतों के लिए, और 243 वाई के तहत सिफारिश करेगा किन के लिए? नगर पालिकाओं के लिए, ठीक है। तो देख लीजिए, अनुच्छेद 243 वाई जो है वो सिफारिश करता है किसके लिए? इसके कार्य नगर पालिकाओं के लिए। 243 हिंदी में तो एम हो गया, ये इसको अपन यूं लिख सकते हैं, 243 एम नहीं, सॉरी, म और वाई। और वैसे ये 243 आई हिंदी में इसको कह सकता झ, ठीक है ना। क्या तहत गठित वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन, यानी जो 5 साल में जो भी रिपोर्ट आई थी, 5 साल तक हमने जो भी पैसा बांटा, उसका फिर से पुनर्विलोकन करना, करके हमें रिव्यू करना, कि अब रिव्यू करके कि वापस हमें किस प्रकार से पैसा बांटना चाहिए। उस हर 5 साल में वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के बाद ऐसा किया जा सकता। शुद्ध आगमों, शुद्ध आगमों का मतलब यह है कि वितरण, कि राज्य द्वारा वसूले गए करों, शुल्कों और राज्य नगर पालिकाओं के बीच करों का शुद्ध आगमन का मतलब, जैसे मैं आपको बताऊं उदाहरण के तौर पर, कि सरकार ने 1000 रुपये वसूल किया, वसूल 1000 किया, तो 1000 ऐसे कौन दे देगा आपको? या तो आप ऑनलाइन वसूल करोगे तो आपको ऐप बनाना पड़ेगा, ऐप बनाकर ऑनलाइन लेंगे तो उसका भी तो एक खर्चा तो आएगा ही आएगा। और ऑनलाइन नहीं लेते हैं, अगर मान लीजिए आप ऑफलाइन, आप कोई कर्मचारी भेजेंगे तो वो कर्मचारी वहाँ पर जाएंगे, करेंगे, तो कर्मचारी पेमेंट नहीं लेंगे क्या? तो आप ये मान लो कि 100 रुपये आपके कर वसूलने के अंदर खर्च हो गए। किस में खर्च हो गए? कर वसूलने में खर्च हो गए। अब कितने बचे टोटल? 900 बचे। ये 900 ही आपका क्या है? शुद्ध आगमो है। शुद्ध आगमों का मतलब है कि प्योर आपके पास रुपए कितना बचा? नेट प्रोसीड जो बचा है वो 900 रुपये बचा। 1000 रुपये आए आपके पास, लेकिन घर बैठे बैठे कौन दे देगा पैसे? उस पैसे को वसूलने के लिए आपको एम्प्लॉयर तो रखने पड़ेंगे, उनकी सैलरी कौन देगा? ठीक है ना। ऑनलाइन अगर आप बोलो ऑनलाइन वसूलेंगे तो ऐप भी तो बनाना पड़ेगा, एक कंप्यूटर सिस्टम बनाना पड़ेगा, वहाँ भी कर्मचारी बैठाने पड़ेंगे, पूरे सिस्टम को कोऑपरेट करने वाले वहाँ पर लोग बैठेंगे, तो उनका भी तो पैसा खर्च होगा। तो मतलब पैसा आ रहा है, उसी में से ही पैसा वापस क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि शुद्ध आगमों का मतलब है कि 1000 रुपये आए, 100 रुपये वापस आपने खर्च कर दिए उसको वसूलने में, तो टोटल बचे कितने? 900। ये 900 ही क्या है? नेट प्रोसीड है। यानी अब सरकार जो पैसा वसूल करेगी उस 900 रुपये को डिवाइड करके वापस बांट दिया जाएगा। तो सरकार के पास
तो 900 रुपये ही बचे हैं ना। अब 900 को ही तो यहाँ पर बांटा जाएगा वापस नगर पालिकाओं में, पंचायतों के अंदर। आप बोल दो साहब 1000 रुपये आए थे, फिर 100 रुपये बीच में कहाँ से चले गए? तो ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर नेट प्रोसीड जो पैसा आता है उसी को ही वापस इन नगर पालिकाओं को बांटा जाएगा। सरकार की जितनी आय हुई है उतना टोटल नहीं बांटा जाएगा। इसको कहते हैं शुद्ध आगमो। ठीक है, तो नेट प्रोसीड का विस्तार राज्य द्वारा वसूले गए करों, शुल्कों, शुल्क मैंने कह दिया कि फिक्स कुछ आइटम्स होते हैं, उनमें फिक्स एक रेट क्राइटेरिया डिसाइड हो जाता है, शुल्क हो जाती है। जैसे मेले में दुकान के लिए शुल्क की एक रसीद कटेगी, का राज्य और नगर पालिकाओं के बीच करों का विभाजन के बीच विभाजन, यानी राज्य द्वारा जो भी कर और शुल्क वसूले जा रहे हैं उनके द्वारा नगर पालिकाओं के बीच विभाजन, मतलब सरकार राज्य स्टेट कितना रखेगा और नगर पालिकाओं को कितना देगा, इसकी सिफारिश कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। कि राज्य ने टैक्स वसूला, अब उनमें से कितना पैसा नगर पालिकाओं को देना, इसके बीच में जो विभाजन हो रहा है ये कौन बताएगा? वित्त आयोग ही बताएगा। फिर देखो सभी स्तरों पर नगर पालिकाओं के बीच उनका आवंटन, सभी स्तर मतलब अगर 5 लाख से अधिक आबादी है तो नगर निगम है तो वहां पैसा ज्यादा जाएगा। नगर निगम में तो 5 लाख से ज्यादा आबादी वाला शहर है तो वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा रहता है, जनघनत्व ज्यादा है, तो इसलिए नेचुरल है कि वहाँ साफ सफाई की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, इक्विपमेंट की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, संसाधन वहाँ बहुत ज़्यादा चाहिए, व्यवस्था मैनेज करने के लिए, साफ सफाई के लिए भी, तो आपको पैसा ज़्यादा चाहिए। नगर परिषद 1 लाख से 5 लाख है तो उससे थोड़ा कम पैसा, नगर पालिका बोर्ड है तो 20,000 से 1 लाख तो उससे कम पैसा। तो सभी स्तर जितना उनकी आवश्यकता उनके हिसाब से ही उनको आवंटन किया पैसा जाएगा। तो ये कितना कितना किया जाना चाहिए, सिफारिश कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। उसी आधार पर ही राज्य सरकार नगर पालिका को क्या बांटेगा? पैसा का आवंटन करेगा। कर निर्धारण, ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीस की अवधारणा जो नगर पालिकाओं को समनुदिष्ट है ना की जा सकती है और या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकती है। ऐसे कर, शुल्क, पथकर, फीस, इन पे हम चारों पर चर्चा कर चुके हैं कि अवधारणा जो नगर पालिकाओं द्वारा समनुदिष्ट का मतलब है डिसाइड कर दी गई है कि भाई इतना इतना पैसा इन चीजों के लिए लगेगा, की जा सकेगी, वो डिसाइड कर सकती है। कर का, टैक्स का निर्धारण खुद भी कर सकती है नगर पालिका। वित्त आयोग कह रहा है कि नगर पालिका खुद भी इन चीजों के बारे में डिसाइड कर सकती है कितना कितना पैसा, लेकिन वही ये विधिमंडल, राज्य विधानमंडल ने विधि बनाकर पावर दे दी इनको, पर वो पावर तो दे दी लेकिन कितना कितना वसूलना चाहिए, ये पैसे का एक सिस्टम है, वो कौन बताएगा? वित्त आयोग की। अभी हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा कि राज्य विधानमंडल इनको ये चारों ही चीजें वसूल करने का अधिकार देती है। चलो ठीक है, दे दिया। कितना कितना वसूलना चाहिए ये बताएगा कौन? वित्त आयोग बताएगा। ठीक है ना। और उनके द्वारा विनियोजित, विनियोजित मतलब पैसे को वापस कलेक्ट करके और उनमें वापस बांट देना, ये सब चीजें कौन बताएगा? उनको वित्त आयोग ही बताएगा। तो देखिए म्युनिसिपालिटी शहर, देखिए हमने कहा फाइनेंस कमीशन जो है तो वो ये सब बताएगा कि कितना कितना पैसा डेवलपमेंट के लिए जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखिए वित्त आयोग जो है, अब इसमें और क्या है कि सहायता अनुदान है ना, और ये क्या क्या काम करेगा वित्त आयोग कि राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को दिए जाने वाले अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत। राज्य की संचित निधि में से, अभी हमने थोड़ी देर पिछले आर्टिकल में पढ़ाई था कि कंसोलिडेटेड फंड जो जिसमें सरकार की पूरी इनकम इकट्ठी होती है, उस संचित निधि में से नगर पालिकाओं को दिए जाने वाले अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत कि नगर पालिकाओं को संचित निधि में से कितना पैसा दिया जाना चाहिए, ये भी कौन बताएगा? वित्त आयोग बताएगा। हालांकि वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती है कि उसने कह दिया सरकार उतना ही करेगी, ना, वो एक उसकी सिफारिश के आधार पर ही गवर्नमेंट काम करेगी, तभी तो गवर्नमेंट को पता रहेगा, वरना अथाह पैसा गवर्नमेंट के पास पड़ा बांटेंगे कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन बाध्य नहीं करता है, परामर्शकारी शक्ति, लेकिन उस परामर्श से सरकार को काम भी करना पड़ता है। सुधार, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के उपाय और क्या करेगा वित्त आयोग? ये वित्त आयोग के कार्य पढ़ रहे हैं कि नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति कैसे सुधरे, कैसे उनको ज्यादा टैक्स लगाने की पावर दे, उनके इनकम सोर्स और कैसे अच्छे बढ़ सकते हैं, नगर पालिकाओं को अच्छे संसाधन मिल सकते हैं, उसके लिए सुधारने के उपाय। अन्य विषय राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट, कोई भी स्पेसिफाइड, कोई भी अन्य, और इनसे वित्त आयोग का पैसों से संबंधित वित्तीय जो पुनर्वितरण है, इस स्थिति से संबंधित और भी अन्य कोई कार्य है,
इनके अलावा, इन चार के अलावा, तो राज्यपाल अगर सौंपेगा, देखिए क्या है, कौन सौंपेगा वित्त आयोग को, ऑर्डर में लिखा हुआ रहेगा कि आप ये काम, राज्यपाल जब वित्त आयोग का गठन करेगा तो ऑर्डर में लिखा हुआ रहेगा कि आपको ये काम करना पड़ेगा। तो राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य विषय, ये जो सब है ये राज्यपाल सौंपेगा, वो वित्त आयोग को कार्य करना पड़ेगा। और राज्यपाल वित्त आयोग, अब देखिए वित्त आयोग जो अपनी रिपोर्ट है वो राज्यपाल को सौंपेगा, राज्यपाल उस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के सामने रखवाएगा। फिर से बता रहा हूं कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेगा, राज्यपाल को सौंपेगा, राज्यपाल किसको किसके सामने रखेगा, राज्य विधानमंडल, डायरेक्ट राज्य विधानमंडल के सामने इसकी रखने का पावर नहीं है वित्त आयोग के पास। तो देखो राज्यपाल वित्त आयोग की प्रत्येक सिफारिशों को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। तो रिपोर्ट जाएगी किसके पास, राज्यपाल के पास, और जो जो कार्रवाई उस पर की गई है उसका क्या ज्ञापन, उस सहित जो भी ऑर्डर उसके पास आया है, जो कोई नोटिफिकेशन उसके पास आया है, वो सब विधानमंडल के सामने रखवाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए फाइनेंस कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट किसे देगा, गवर्नर को देगा, अशोक स्तंभ दिख रहा आपको, और गवर्नर इसको किसके सामने रखेगा, लेजिस्लेचर यानी राज्य विधान मंडल के समक्ष रखेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके साथ साथ ही हम आपको एक बताते हैं कि किस प्रकार से वित्त आयोग जब उसका गठन होता, तो देखो राज्यपाल का ऑर्डर कैसे आता है, और ये प्रैक्टिकली अभी 7वें वित्त आयोग का जो ऑर्डर आया हमारे गवर्नर हरिभाऊ वागड़े साहब का, तो वो कैसे ऑर्डर आता है, इसमें से सवाल कैसे कैसे पुट होते हैं, वो आज सवाल कैसे बनाए जाते थे कि ओरिजिनल ऑर्डर है, क्वेश्चन तो इसी में से ही बनेगा, बाहर जाएगा कहाँ से। तो थोड़ा सा इस चीज़ को बहुत बारीकी से आपको समझना है। हालांकि पंचायती राज और नगरपालिका जो कानून है, जो पंचायती राज के साथ साथ नगरीय स्वयं शासन, हम जो पॉलिटी वाला जो पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें पूरा का पूरा कैसे आज तक कितने वित्त आयोग का गठन हुआ है, कैसे हुआ, कौन कौन अध्यक्ष बने हैं, राजस्थान के संदर्भ में क्या क्या कार्य, वो उस टॉपिक में हम इसको पूरा डिटेल से जानेंगे। अभी हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन कि इसकी नोटिफिकेशन यानी इसकी अधिसूचना कौन जारी करेगा, वित्त विभाग। देखिए मंत्रालय भारत सरकार में होता, वित्त मंत्रालय, राज्यों में कभी भी मंत्रालय नहीं होता, राज्यों में विभाग ही होता है। तो राज्य सरकार का जो हमारा वित्त विभाग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो इसकी अधिसूचना जारी, देखो ऑर्डर राज्यपाल के नाम से होगा, लेकिन नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा कि श्री अरुण चतुर्वेदी को 7वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो ये ऑर्डर कौन जारी करेगा, राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े के आदेशानुसार राजस्थान सरकार का जो वित्त विभाग होगा वो इसका अधिसूचना क्या करेगा, जारी करेगा। तो वित्त विभाग, वित्त आयोग एवं आर्थिक मामला डिवीजन, ये इस विभाग के अधीन ही एक डिपार्टमेंट काम करता है, ये अधिसूचना। तो पहला सवाल आपका कि अधिसूचना कौन जारी करता है, वित्त विभाग क्या करता है, जारी। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सार्वजनिक जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। क्या प्रकाशित किया जाता है, इस ऑर्डर को थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। देखिए आदेश जो आया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई, देखिए बिना ब्रैकेट के आर्टिकल है, और इसको मैं देखो आपको अंग्रेजी में भी बता देता हूं ताकि आपको बिल्कुल भी प्रैक्टिकल पता रहे। जी तो नोटिफिकेशन देखो, ये थोड़ा सा आपको आर्टिकल यहाँ ध्यान रखना है, मैं प्रैक्टिकल एग्जामिनर देखो 243 आई और 243 वाई बिना ब्रैकेट के आर्टिकल है। तो ब्रैकेट का मतलब है कि इसके अधीन रहकर काम करना, और बिना ब्रैकेट का मतलब स्वतंत्र रहना। स्मॉल नहीं है, कैपिटल है, क्योंकि बाद में संशोधन करके जोड़ा गया। तो 73वें संशोधन के द्वारा और 74वें संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। तो 73वें संशोधन में ही वित्त आयोग के गठन का प्रावधान कर दिया था। 74वें में तो ये बोल दिया कि वो जो 73वें में गठित हुआ है वो नगर पालिकाओं के लिए भी कार्य करेगा, 243 वाई कहते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना 243 आई और 243 वाई कैपिटल आर्टिकल इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए
तो हम लोग वापस इस एक्ट को, राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 2009, इस एक्ट के लिए गवर्नर का जो ऑर्डर आया है वो देखो क्या है। जी अब देख लीजिए इसको वापस हम, थोड़ा सा मुझे वो अंग्रेजी वर्जन आपको दिखाना था इसीलिए थोड़ा सा इसको स्क्रॉल किया गया। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई, ठीक है। तो देखिए आई और वाई इन दोनों का क्या मतलब है यहाँ पर, कि ये प्रैक्टिकल यहाँ पर आर्टिकल आपके सामने रखे गए हैं, ठीक है। देखिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान में पंचायती राज के लिए कानून 1994 में बने। 23 अप्रैल 1994 को ये राजस्थान में पंचायती राज कानून लागू हुआ, 23 अप्रैल 1994। और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम कब है, 2009 के उपबंधों का के अनुसरण में राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं, जो श्री अरुण चतुर्वेदी अध्यक्ष। तो अभी वर्तमान में 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, श्री अरुण चतुर्वेदी। ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वसुंधरा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। और श्री नरेश कुमार ठकराल, श्री नरेश कुमार ठकराल सेवानिवृत्त जो आईएएस है, इनको सदस्य सचिव से मिलकर बनेगा, सदस्य सचिव से मिलकर। तो इसमें राजस्थान में रूल बना हुआ है कि एक अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन राजस्थान जो पंचायती राज अधिनियम 1994 उसमें लिख दिया कि साहब एक के अलावा 4 मेंबर अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन राज्यपाल चाहे तो नियुक्ति करे अन्यथा ना करे। तो वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष तो ही है, साथ साथ एक सदस्य सचिव बनाया गया है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सचिव इस अधिसूचना की तारीख से, अब देखो यहां से 1.5 वर्ष की कालावधि तक पद धारण करेंगे। तो बताओ कितनी वर्ष की अवधि तक, 1.5 वर्ष की कालावधि। 1.5 वर्ष का मतलब है कि इनकी जो नियुक्ति हुई है वो 1.5 वर्ष के लिए हुई है। ये पूरे 5 साल काम नहीं करेंगी, लेकिन इनकी जो रिपोर्ट है वो पूरे 5 साल काम करेगी। 1.5 साल में इनका टेन्योर समाप्त हो जाएगा, बट ये जो रिपोर्ट सौंपेंगे, क्योंकि आते ही पहले इन्होंने 2 महीने में इस 2025-26 की रिपोर्ट सौंप दी, तो 25-26 का तो पैसा बट रहा है, और तब तक आगामी 4 सालों के लिए रिपोर्ट क्या कर देंगे, तैयार कर देंगे, वो आगामी वर्षों के लिए चालू रहेगी। तो अधिसूचना की तारीख से 1.5 वर्ष की कालावधि तक पद क्या करेंगे, धारण करेंगे। और आयोग सभी स्तरों पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन, सभी स्तरों पर, है ना, चाहे पंचायती राज हो चाहे शहरी निकाय हो, वित्तीय स्थिति का फिर से पुनर्विलोकन रिव्यू करेगा, है ना, फाइनेंस का रिव्यू करेगा और निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिफारिश करेगा। क्या सिफारिश करेगा, देखिएगा नंबर 1, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि राज्य द्वारा उद्ग्रहित ऐसे करों, शुल्कों, पदकरों, फीस, अभी हम उन्हीं का ही पढ़ रहे थे, देखो प्रैक्टिकल है। उद्ग्रहित का मतलब जो लगाना है, लगाने को क्या कहते हैं, उद्ग्रहित कहा जाता है, ठीक है ना, लगाने। और शुद्ध आगमों का मतलब मैंने अभी बताया था, 1000 रुपये वसूल कर रहे हैं आप, पर 100 रुपये आपका जो टैक्स जो उसको प्राप्त करने का जो तरीका है उस पर मैनेजमेंट में खर्च हो रहा, तो टोटल तो 900 ही बचे, उसको शुद्ध आगमों का राज्य और सभी स्तरों पर पंचायतों के मध्य वितरण, जो संविधान के भाग 9 पंचायती राज 9 में है, और 9 क्या है, नगर पालिकाओं के बारे में, के अधीन मध्य विभाजित किए जा सकेंगे। और ऐसे आगमों का सभी स्तरों पर पंचायतों के मध्य उनके अपने अंशों का आवंटन, जो पैसा है उनके अंश अलग अलग कामों के लिए बांटा जाएगा। फिर क्या लिखा वापस, ऐसे करों, शुल्कों, पदकरों और फीसों की अवधारणा जो सभी स्तरों पर पंचायतों को समनुदेशित किए जा सकेंगे, उनके द्वारा विनियोजित लगाया भी जाएगा और वापस बांटा जाएगा। राज्य की वही संचित निधि हमने पढ़ ही लिया, में से सभी स्तर पंचायतों को सहायता दी, तो ये कर दी पंचायत के लिए सहायता। अब देखो नगरपालिका के लिए क्या लिखा हुआ ऑर्डर के अंदर, पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक, ठीक है ना, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन, नगर पालिका में वो का वही सेम वापस चीज, पंचायत की जगह क्या आ गया, नगर पालिका आ गया। वही उद्ग्रहण लगाना किस पर, कर, शुल्क, पदकर, फीस, ठीक है ना, और नगर पालिकाओं के मध्य उसका वितरण करना, और नगर पालिकाओं के लिए एक एक अंशों का आवंटन, जो सेम पंचायत के लिए था वही किसके लिए है, नगर पालिका के लिए।
तो वो पहले ऑर्डर पंचायत के लिए, क्योंकि आई के तहत वो पंचायतों के लिए काम करता है और वाई के तहत वो नगर पालिकाओं के लिए कार्य करता है। अब देखो इसके साथ साथ बेहतरीन जो क्वेश्चंस जो हमारे यहाँ पर बनते हैं वो ये बनेंगे। देखो एक तो नियुक्ति जो है, नियुक्ति तो हुई, लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो 1/4/25 से ही लागू हो जाएगा। अगस्त में नियुक्ति हुई है, लेकिन इसकी रिपोर्ट बैक डेट से लागू होगी 1 अप्रैल 2025 से ही क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी, जो 5 वर्ष तक चलेगी इसकी रिपोर्ट। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना आपको। इसके साथ ही साथ इसमें देखो आगे बेहतरीन, हाँ देखो ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पुट हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है कि स्थानीय सरकारों उनके संसाधनों में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अधीन अनुदानों का समायोजन इंडिया लेवल पर। ये 16वां वित्त आयोग है वर्तमान में गठित हो रखा भारत के लिए। तो भारत का जो 16वां वित्त आयोग है, भारत का जो 16वां वित्त आयोग है, तो क्या लिखा कि स्थानीय सरकारों को उनके संसाधनों में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अधीन उपलब्ध करवाया जाएगा। मतलब भारत सरकार का जो 16वां वित्त आयोग है जो सिफारिश कर रहा, वो भी तो राज्यों में पैसा बांटेगा, उसकी सिफारिशों के आधार पर ही यहां पर संसाधन बांटे जाएंगे। तो वो जो सिफारिश कर रहा उसके आधार पर ही संसाधन बांटे जाएंगे। तो संसाधनों का वितरण 7वां वित्त आयोग किसके आधार पर करेगा, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही करेगा। तो यहां पर ये बेहतरीन क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत सरकार के कौन से वित्त आयोग की सिफारिश पर संसाधन वितरण करेगा, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर करेगा। ठीक है, चलिए अब देखो क्या अच्छा सवाल, देखो कि ये जनगणना का आधार इसका वर्ष 2011 का होगा। जनगणना का आधार कहां का होगा, वर्ष 2011 का। कि देखो जनगणना 2011 को अंगीकृत करेगा, मतलब आज 2021 में जनगणना नहीं हुई, अब 2026 में क्या होगी, प्रारंभ होगी, एंडिंग में रिपोर्ट आएगी। लेकिन अभी जो वर्तमान में 7वां वित्त आयोग राजस्थान में काम करेगा वो जनगणना का आधार 2011 ही रखेगा। तो 2011 की जनगणना के आधार पर ही जनसंख्या का आंकड़ा उसके पास रहेगा, उसी हिसाब से ही वो पैसा उसमें बांटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। आयोग उन आधारों को उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, चलिए, और इसमें एक आपकी 2011 जनगणना हो गया, 16वां वित्त आयोग हो गया, उसके साथ साथ ही ठीक है, ओके, ये ऐप पर आपके सामने रख दिए जाएंगे, उसी के आधार पर आप इसको चेक कर लें। अब इसमें देखिए ऑर्डर, देखिए ऑर्डर में जो सिग्नेचर आते हैं वो कभी भी गवर्नर के नहीं आते हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना जब भी ऑर्डर आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल जो 2 पद ऐसे होते हैं जिन पर किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो जो वित्त विभाग है राज्यपाल के आदेशानुसार वैभव गालरिया प्रमुख शासन सचिव वित्त 1 अगस्त 2025 को इनकी क्या हुई है, नियुक्ति हुई है। तो इनके सिग्नेचर यहाँ पर है, तो वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने इन पर हस्ताक्षर करके इनकी नियुक्ति के ऑर्डर क्या किए हैं, जारी किए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने फाइनेंस कमीशन के बारे में समझा और टैक्स कैसे लगाया जाता और डिस्क्वालिफिकेशंस योग्यताएं कैसे होती है उनके बारे में हमने डिटेल से समझा। अगली क्लास में आगे की कड़ी में इसके आगे के आर्टिकल्स हम समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।